अनुराग जी, ये ऐसे डॉक्टर हैं पूरी सात्विक आत्मा है। नहीं तो डॉक्टर साइंटिस्ट 9 बजे 9:30 10 बजे जो भी उनका ऑफिस टाइम होता है उस समय आते हैं और अपने घर चले जाते हैं। इनको हम 4 बजे भी बोले तो उठ के आ जाते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। तो हमने कहा कि अब आप कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहेंगे और ये शुगर की जो दवाइयाँ वो कैसे काम कर रही हैं। स्वामी जितनी दवा हम खाते हैं सब सारी दवाइयों के बारे में सुन लो। वो सब औषधियाँ हमारे गट से एब्जॉर्ब होकर सबसे पहले जाती हैं लिवर में, और लिवर उनका बायो ट्रांसफॉर्मेशन करता है। मतलब उसमें ये देखता है कि उसमें कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जो हमारे काम के हो सकते हैं और ऐसे कुछ हैं जो हमारे काम के शायद ना हो। तो जो दवा हम खा रहे हैं उसका एक नया फॉर्म तैयार कर देता है लिवर, और इस पूरे कार्य में स्वामी जी लिवर की बहुत सारी ऊर्जा लगती भी है। पूरा असॉर्टमेंट जो होता है ड्रग्स का वो करता है लिवर। तो कुछ ऐसी दवाइयाँ जिनका साइड इफेक्ट है, उसका फर्स्ट साइट ऑफ इंजरी इसलिए कभी कभी लिवर भी होता है। तो लिवर टॉक्सिटी स्वामी जी इसलिए बहुत कॉमन है, और बहुत सारी दवाइयाँ ऐसे इफेक्ट दिखाती हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल टीबी की दवाई है। जो टीबी की दवाइयाँ हम खाते हैं क्योंकि उसकी वजह हमें टीबी के बैक्टीरिया को मारना होता है, और वो उसका मेन इफेक्ट जो है वो लिवर के ऊपर रहता है स्वामी जी। तो लिवर सच पूछिए जितनी दवा हम खाते हैं उनको प्रोसेस करते करते थक भी जाता है, पर लेकिन लगातार अपने काम में लगा फिर भी इसलिए लिवर गड़बड़ है लोगों का। ये बहुत बड़ा कारण है ये। और कोई भी एलोपैथी की दवा हमारे सेल्स जो है ना उसको अपना नहीं मानते, आयुर्वेद की दवा को अपना मानते हैं। वो जड़ी बूटियाँ, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, इनको खाते पीते रहे। मनुष्य के सेल में मेमोरी होती है करोड़ों वर्षों की। कितने वर्षों की? वो जड़ी बूटियों वनस्पतियों को अपना मानता है। और ये एलोपैथी की दवा ये पूरा का पूरा जहर है। शरीर उसको अपना नहीं मानता, उसको फॉरेन मटेरियल की तरह ही डील करता है। इसलिए पहले उसके साथ संघर्ष करता है, फिर वो शरीर अब क्या करे, आपने दे दी उसको तो फिर लीवर उसको शरीर के अनुरूप तैयार करता है। खैर एक बड़ी फिलोसफी है। अब डायबिटीज़ के ऊपर आते हैं। ओम स्वामी जी प्रणाम, आप सबको मेरा नमस्कार। और आज स्वामी जी आप जैसा कह रहे थे कि हम डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे, और डायबिटीज़ की जो मेन इफ़ेक्ट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे स्वामी जी, और जो हमारी एक औषधि है मधुग्रिड उसके बारे में आज थोड़ा बात करेंगे। आज स्वामी जी आज मैं कुल 11 अलग अलग स्टडीज़ के बारे में बताऊंगा जो मधुग्रिड के साथ की गई हैं, जो इन विट्रो बायोलॉजी की भी हैं। और पहली बार आज हम बात करेंगे सी एलिगेंस के बारे में कि कैसे। पहले मधुनाशिनी का आपने सुना था, अभी मधुग्रिड का लेकर के आए डॉक्टर साहब। हाँ, डायबिटीज़, इसको हिंदी में मधुमेह कहते हैं, शुगर की बीमारी कहते हैं। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। अब इसके 2 कारण होते हैं। एक तो ये कि कभी कभी इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाता है, या फिर हमारे शरीर की सेल्स हैं जो हमारे जीवन का बेसिक यूनिट है, सेल्स जो हैं वो कभी कभी इंसुलिन को ठीक से रेस्पॉन्ड नहीं करते। तो दोनों ही कंडीशन में मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाता है और डायबिटीज़ की शुरुआत हो जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग बहुत दिनों तक प्री डायबिटिक रहते हैं, मतलब उनकी डायबिटीज़ ऑनसेट नहीं हो रही होती स्वामी जी, लेकिन ऐसा होता है कि उनका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा कुछ दिनों तक रहता है, और वो एक नया सिम्टम पैदा करता है जिसके बारे में भी आप कह रहे थे, इन्फ्लेमेशन। एक लॉन्ग लास्ट एक स्लो इन्फ्लेमेशन बॉडी में रहता है। वो जो छोटी छोटी सूजन शरीर के अलग अलग अंगों में होती है वो प्री डायबिटिक और डायबिटिक पेशेंट में बहुत होती है। तो आज जो हम बात करेंगे स्वामी जी, हम ये देखेंगे कि कैसे मधुग्रिड डायबिटीज़ को, प्री डायबिटीज़ को और डायबिटीज़ इंड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर सकता है। तो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो बेसिक पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस एंड वार्निंग है डायबिटीज़ की, वो काफ़ी सारे लोग आजकल जानते भी हैं कि अचानक से बहुत सारी थकान हो जाती है, बहुत सारा वजन कम हो जाता है, घाव का भरना स्लो हो जाता है, उंगलियों में और अंगूठों में अलग अलग टाइप की टिंगलिंग और सेंसेशन आने शुरू हो जाती हैं, बहुत तेज़ भूख लगती है या भूख बिल्कुल नहीं लगती है, और बार बार यूरिनेशन करने का मन भी करता है। और जैसे अभी कहा स्वामी जी ने, काफ़ी लोगों को यूटीआई दैट इज़ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और ऐसी कुछ कॉम्प्लिकेशन भी होने शुरू हो जाते हैं। तो ये सब कुछ वार्निंग साइन है। जब लोगों को हो रहा होता है तो डायबिटीज़ की एक तरीके से शुरुआत हो रही होती है। भारतवर्ष में स्वामी जी लगभग 8 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ है, और ऐसा कहा जा रहा है कि 2045 तक लगभग ये संख्या 12 से 13 करोड़ तक पहुंच जाएगी। तो ये एक काफ़ी साइजेबल नंबर है। प्री डायबिटिक है वो भी उतने ही है, वो तो स्वामी थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि ये बीमारी उनके साथ है। ये अननोन फियर, अननोन टेरर उनके साथ चल रहा होता है कि वो प्री डायबिटिक्स हैं।
अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर यही रेट बना रहा तो इंडिया वर्ल्ड का डायबिटिक सेंट्रल कंट्री बन जाएगा, और उसकी वजह से हमारा कार्यकलाप, पूरी कंट्री की इकोनॉमी और पूरा सामाजिक परिवेश भी मॉडिफाई हो सकता है। तो डायबिटीज़ पे और हाइपरटेंशन पे कंट्रोल करना आजकल बहुत ज़रूरी है। तो डायबिटीज़ के और कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? जो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो हाई एज में और हाई डायबिटीज़ कंडीशन में जाके बनता है, वो स्वामी जी है नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी एंड रेटिनोपैथी। मतलब कि किडनी पे इफेक्ट आता है, ब्रेन पे इफेक्ट आता है और आँखों पे इफेक्ट आता है। जब डायबिटीज़ बहुत दिनों तक, काफ़ी देर तक बनी रहती है और हाई शुगर लेवल रहते हैं, ये 3 ऑर्गन हमारे अफेक्ट होते हैं स्वामी जी। और स्ट्रोक भी हो जाते हैं, हार्ट अटैक भी होता है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ भी होती है, और कैटरेक्ट और ग्लूकोमा भी डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनमें पाए जाते हैं। और जब हम बात करते हैं आजकल की ट्रीटमेंट की, तो जो बेसिक दवाइयां हैं वो ओरल मेडिकेशन है, अभी जिनके बारे में बात किए थे। इंसुलिन का इंजेक्शन है, जो 2 किलो चावल और 2 किलो चीनी वाली बात थी। और दूसरा होता है कंट्रोल डाइट। अब उसके अलावा जो अलग तरीका है वो है योग, एक बहुत प्लान्ड योग टेक्निक डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की, और आयुर्वेदिक औषधियाँ जो बिल्कुल नेचुरल हैं और डायबिटीज़ को नेचुरल तरीके से कंट्रोल करती हैं। तो आने वाली कुछ स्लाइड्स में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हम किन औषधियों के बारे में बात करने वाले हैं और वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं और किस तरीके से इस रोग पर काबू पाने में हेल्प करते हैं। तो हमारी 2 बड़ी औषधियाँ हैं जो आप स्क्रीन पर अब देख पा रहे हैं। एक है मधुग्रिड, जिसके अंदर लगभग 7 अलग अलग औषधि और मिनरल्स हैं जो डायबिटीज़ के लिए, पैनक्रियास के लिए और अलग अलग सेल फंक्शन को मॉडिफाई करने में यूज़फुल पाए जाते हैं। दूसरी औषधि ये आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, कई सालों से है, मधुनाशनी एक्स्ट्रा पावर। उसके अंदर लगभग 27 अलग अलग घटक है और इनकी इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़ भी बहुत अच्छे से डिफाइंड है। आज हम बात करेंगे मधुग्रिड के बारे में। तो मधुग्रिड जो औषधि है, ये नई औषधि है, जो नई ग्रिड सीरीज़ की दवाइयाँ हैं। इन जब औषधियों पे हम जब काम करते हैं स्वामी जी, तो सब हर एक औषधि का पहले हम केमिकल कैरेक्टराइजेशन करते हैं कि इसके अंदर किस टाइप के कंपाउंड हैं और कितने हैं। क्योंकि बेसिकली हमारे शरीर में जो भी रेस्पॉन्स आ रहे होते हैं वो बायोकेमिस्ट्री की वजह से आ रहे होते हैं। तो बायोकेमिकली क्या क्या कंपाउंड एक औषधि के अंदर है वो उतना ही ज़रूरी है जितना उसका बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने के लिए। तो अभी जो स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी, ये UHPLC डेटा है, जो हमारी एक हाईटेक केमिकल एनालिसिस मशीन है। वो ये बता रही है कि इन औषधियों के अंदर, मधुग्रिड के अंदर स्वामी जी 11 अलग अलग घटक हैं जो बहुत पोटेंट हैं और बीमारियों को मॉडिफाई करने में यूज़ करते हैं। अब इसमें अच्छी बात क्या है स्वामी जी, ये जो हम देखते हैं प्रोफाइल, ये हमारे सभी बैच में ऐसा ही पाया जाता है, जबकि ये नेचुरल मेडिसिन हैं, नेचुरल वेरिएंट्स होते हैं। पर लेकिन जिस तरीके से ये दवाइयाँ मैन्युफैक्चर हो रही हैं वो ये दिखाते हैं कि बैच टू बैच वेरिएंट्स भी नहीं है। ये औषधियाँ के अंदर क्वालिटी कंट्रोल उसी टाइप का है जो एक बैच से लेकर दूसरे में रहता है। अब समझिए बात करेंगे स्टडीज़ की, बायोलॉजिकल स्टडीज़ की। जो 11 स्टडी आज मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, उसमें से पहली स्टडी है कि हाई ग्लूकोज इंड्यूस्ड डायबिटीज़ जो सेल्स के अंदर होता है। अब ये जो स्टडी है ये स्वामी जी हमने 4 अलग अलग कोशिकाओं पे की। 2 कोशिकाएं सेल्स की थी, जहाँ 2 कोशिकाएं रेट्स की थी और 2 कोशिकाएं आदमियों की थी, इंसानों की थी। तो मेन टारगेट, जैसे हम जानते हैं डायबिटीज़ का पेनक्रियाटिक सेल्स हैं, तो हमने चूहों की एक्सोक्राइन पेनक्रियाटिक सेल्स ली, चूहों की स्केलेटल मसल्स ली, क्योंकि स्केलेटल मसल ही शुगर का प्राइमरी टारगेट भी होती है, जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ग्लूकोज की। और फिर हमने इन्फ्लेमेशन के सेल्स लिए जिनको हम मैक्रोफेजेस कहते हैं, जो इंसानों से लिए, और फिर ह्यूमन स्किन सेल्स लिए जिनको हम केराटिनोसाइट्स कहते हैं। ये 4 अलग अलग सिस्टम हुए, इनका अलग अलग तरीके की इन पे एक्सपेरिमेंट किए गए और ये देखने का प्रयास किया गया कि जब इन सब सेल्स को, इन सब कोशिकाओं को हाई ग्लूकोज कंडीशन में रखें तो किस टाइप के चेंजेस आएंगे। और हमने देखा स्वामी जी, एमाइलेज जो एक एंजाइम होता है, ग्लूकोज का कैसा अपटेक है, इन्फ्लेमेशन कैसा है, और बहुत ज़रूरी बात जो है, घाव कैसे भरते हैं। तो थोड़ा स्वामी जी मैं इसमें बेसिक बताना चाहूँगा कि एमाइलेज के बारे में लास्ट टाइम भी हम थोड़ा किए थे डिस्कस। एमाइलेज स्वामी जी एक तरीके का ऐसा एंजाइम होता है जो स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है। तो ग्लूकोज का पॉलीमर स्टार्च है जो आलू में, चावल में और गेहूं में पाया जाता है। हम स्टार्च खाते हैं, हमारा शरीर तोड़ के उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ये 3 चीज़ें होती हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज। इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, बड़ा इंटरेस्टिंग है।
तो स्वामी जी क्या है, हमारा जो शरीर है ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का इस्तेमाल करता है। ग्लूकोज को तोड़ के हम ऊर्जा बनाते हैं जिसको एटीपी कहते हैं। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के तोड़ने से लगभग 38 एटीपी के मॉलिक्यूल मिलते हैं। और एटीपी स्वामी जी समझिए एक तरीके का करेंसी है एनर्जी के लिए। तो जहाँ भी हमें ऊर्जा चाहिए हम ग्लूकोज का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हमारे शरीर में सब जगह ग्लूकोज जाता है। हम खाते हैं स्टार्च या ग्लूकोज या फ्रक्टोज, पर हमारा शरीर उसको सबको तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो ये समझिए जैसे एक मालगाड़ी है लंबी, तो बहुत लंबी जो मालगाड़ी है वो स्टार्च है और मालगाड़ी का एक एक डिब्बा ग्लूकोज है। तो जब हम स्टार्च खा रहे हैं तो हमको उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। ये स्टार्च सूर्य से कैसे बनता है वो बताना। स्टार्च, हाँ, सूर्य से कैसे बनता है। तो सूर्य से बनने का कार्यक्रम ये पौधे हमारे लिए करते हैं और हमारी एनर्जी का फाइनल स्रोत, अल्टीमेट सोर्स जो है वो सूर्य ही है। तो पौधे सूर्य की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का इस्तेमाल करके ग्लूकोज बनाते हैं। और वो ग्लूकोज मीठा जो बन रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड से और पानी से बन रहा है। सूरज की धूप लगने से उसमें ग्लूकोज कैसे पैदा हो जाता है। तो वो पूरा एक लंबा प्रोसेस है जिसको स्वामी जी कहते हैं फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस हरी पत्तियों में होता है। तो पौधों के अंदर एक कंपाउंड, एक जगह होती है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। उसके अंदर छोटे छोटे ग्रीन पार्टिकल्स होते हैं जिनको कहते हैं क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही ये पूरा लाइट फिक्सेशन होता है जिसको फोटो फिक्सेशन कहते हैं। और जो ऊर्जा सूर्य से आ रही है वो ट्रैप होकर ग्लूकोज में कैद हो जाती है। और वो अलग अलग होती है। आम में अलग तरह से उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, गेहूं में भी होता है मिठास, उसमें कम होगी। हर चीज़ का अलग अलग होगा, वो उसका स्ट्रक्चर डिसाइड है नेचर के द्वारा। जिस तरीके से एक पौधा उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा उसको उस तरीके से उतनी मात्रा में उसमें शुगर पैदा। हाँ स्वामी जी। और उसका जो मॉडिफिकेशंस है कि वो जो ग्लूकोज बन गया उसको किस फॉर्म में स्टोर करना है वो एक पौधा तय करता है। जैसे गन्ना जो है उसको सुक्रोज के फॉर्म में स्टोर करता है, तो इसलिए हम गन्ने से चीनी बना लेते हैं, वो प्योर सुक्रोज है। और जो फल हैं वो उसको फ्रक्टोज के फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो उनका इसलिए टेस्ट अलग अलग टाइप का आता है। पर ये सब जो स्रोत हैं वो एनर्जी के स्रोत हैं। हमारा शरीर इसका उल्टा करता है, वो ग्लूकोज को तोड़ के उनसे वापस कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है और एनर्जी बनाता है। तो वो जो एनर्जी जो सूर्य वाली ट्रैप हुई थी, एक पौधे ने हमारे लिए की थी, वो हमारे पास वापस इसी फॉर्म में आ जाती है और वो एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं स्वामी जी। तो डायबिटीज़ में सिर्फ ऐसा होता है कि वो जो ग्लूकोज जो हमारे लिए जीवनदायक है उसका कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाता है और अति हर चीज़ की बुरी होती है। तो जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हमारे सेल्स के सामने होता है तो सेल्स उसको अलग तरीके से रेस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं और वो बीमारी की शुरुआत की पहली स्टेज होती है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि हम क्या क्या पैरामीटर्स देखें डायबिटीज़ में, तो एक सबसे अच्छा तरीका है स्वामी जी, ऐसा एंजाइम जो स्टार्च को ग्लूकोज से को बनाता है, अगर हम उसका लेवल कम कर देंगे तो स्टार्च का लेवल बरकरार रहेगा, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। और वो एंजाइम है स्वामी एमाइलेज। तो हमने ये देखने का प्रयास किया कि जो हमारे एक्सोकाइन पैनक्रियाटिक सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर एमाइलेज का लेवल कितना है। तो अगर हम एमाइलेज का लेवल कम कर देंगे तो प्रोबेबली शुगर लेवल भी कम हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज की जो सिंथेसिस है, जो ग्लूकोज का जनरेशन है, वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरा हमने देखा कि जो हमारी स्केलेटल सेल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, जो ग्लूकोज ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, उनके अंदर ग्लूकोज कितना जा रहा है। तो जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज घूम रहा है उसको अगर हम ज़्यादा पैक कर देंगे मसल्स के अंदर तो ऐसा होगा कि टोटल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो ब्लड के अंदर है उसका लेवल भी कम हो सकता है। और फिर देखें हमने इन्फ्लेमेशन और फिर देखें हमने वुंड हीलिंग। तो मैं आगे कुछ स्लाइड्स में वो डेटा सबको दिखाता हूँ। तो ये स्वामी जी जो हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, ये स्वामी जी हमने दिखाया कि रेट एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक सेल्स में मधु ग्रेट ने स्वामी जी स्टार्च की प्रेजेंस में टोटल अमाउंट ऑफ एमाइलेज एक्टिविटी को डोज डिपेंडेंट तरीके से कम किया स्वामी जी। तो इसने क्या दिखाया कि जब भी मधु ग्रेट सैंपल में प्रेजेंट था तो एमाइलेज का कंसंट्रेशन कम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज का कंट्रोल भी वो अच्छे से कर पाएगा। दूसरा जो हमने काम किया वो दिखाया मसल सेल के अंदर अगर हम ग्लूकोज को डालें, इसमें स्वामी जी ने थोड़ा सा फैंसी काम किया। हमने कुछ ऐसा ग्लूकोज मंगाया और ऐसा ग्लूकोज लिया जिसके ऊपर डाई लगी हुई थी जो ग्रीन कलर का दिखता है।
तो क्या होगा, जब सेल्स के अंदर ये ग्लूकोज डालेंगे तो वो ग्रीन कलर की डाई सेल्स के अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली जितनी ज़्यादा डाई उतनी ज़्यादा ग्रीन सेल्स, और वो हमारा उतना ही सिग्नल। तो जब हमने मधु ग्रिड के प्रेजेंस में ग्लूकोज का अपटेक, मतलब कितना ग्लूकोज सेल के अंदर देखा है कि सेल के अंदर चला जाता है, जब वो नापा तो देखा कि मधु ग्रिड ने डोज डिपेंडेंट तरीके से ग्लूकोज का अपटेक भी बढ़ाया उन सेल्स में जहाँ उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जो हमारी मांसपेशियाँ हैं। और स्वामी जी, जैसा आपने कहा था, हमने इन एक्सपेरिमेंट में अपनी जो अदर ड्रग्स हैं जो एलोपैथिक सिस्टम में इस्तेमाल होती हैं, मेटफॉर्मिन, उसका भी इस्तेमाल किया और ये बताया कि मेटफॉर्मिन के कंपैरिजन में मधु ग्रिड का रिस्पॉन्स कैसा है। और हमने पाया कि डोज डिपेंडेंट तरीके से मधु ग्रिड मेटफॉर्मिन के ला तो लगभग बराबर था या उससे बेटर था। ये जो तुम एलोपैथी की खा रहे हो उससे कम तो है नहीं, बराबर या उससे ज़्यादा उसका रिजल्ट है, जबकि दोनों की कार्य पद्धति बिल्कुल अलग है। वर्किंग एक उसके कारण का निवारण कर रहा है और एक जो उससे एक्सेस शुगर को वॉश आउट कर रहा है। जी हाँ स्वामी जी, अगली स्टडी में स्वामी जी हमने दिखाया, जो भी आप कह रहे थे इन्फ्लेमेशन के बारे में, कि शरीर के अंदर अंदर छोटे छोटे इन्फ्लेमेशन रहते हैं, और डायबिटीज़ की कंडीशन में ये इन्फ्लेमेशन बहुत दिनों तक रहते हैं जो अननोटिस्ड रहते हैं। तो डायबिटीज़ इंड्यूस इन्फ्लेमेशन आज एक नया रिसर्च का फोरे है, जब बहुत साइंटिस्ट इस पर आजकल काम कर रहे हैं। तो हमने भी ये देखने का प्रयास किया कि इन्फ्लेमेशन को हम कैसे काबू कर सकते हैं। इन्फ्लेमेशन के स्वामी जी बहुत बड़े बड़े रेगुलेटर्स हैं, और एक सबसे बड़ा रेगुलेटर है और सबसे बड़ा जो इवेंट है वो है मैक्रोफेजेस का बनना। तो स्वामी जी, मैक्रोफेजेस हमारे ऐसे WBC हैं जो जहाँ इन्फ्लेमेशन है वहाँ जाके पहले अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह होते हैं, कहीं भी कुछ होगा सबसे जाके पहले वही कंट्रोल करेंगे। और कुछ हमारे WBC हैं जिनको बोलते हैं मोनोसाइट्स, जो नॉर्मल WBCs हैं। तो जब इन्फ्लेमेशन बढ़ता है स्वामी जी, तो हमारा शरीर मोनोसाइट्स को मैक्रोफेज में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। उसको दिखता है कि अब ज़रूरत है थोड़ी सेना और बढ़ाई जाए। तो जब वो सेना और बढ़ रही होती है, वो ये सिग्नल बताती है कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन शरीर में बैठा हुआ है। तो वो हमने देखने का फिर ये प्रयास किया कि अगर हम ये देखें कि अगर मधु ग्रिड के प्रेजेंस में ये मोनोसाइट सेल्स जो नॉर्मल सेल्स हैं वो मैक्रोफेज में कन्वर्ट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो क्या मधु ग्रिड उसको डोज डिपेंडेंट तरीके से मॉडिफाई कर सकता है। और समझिए इसके डेटा बहुत एक्साइटिंग आए। स्क्रीन पर जो आप देख रहे होंगे कि जो नॉर्मल सेल्स हैं जो बीच में दिख रहे हैं, ये जो गोल गोल हैं स्वामी जी, ये नॉर्मल THP सेल्स हैं जो नॉर्मल मोनोसाइट्स हैं, इनको हमने कन्वर्ट किया मैक्रोफेजेस में, और मधु ग्रिड की प्रेजेंस में स्वामी जी ये कन्वर्जन डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हो गया। तो बेसिकली इसने ये बताया कि मधु ग्रिड के अंदर इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने की भी क्षमता है। और इस एक्सपेरिमेंट में स्वामी जी मेटफॉर्मिन का रिस्पॉन्स मधु ग्रिड के मुकाबले कम था। तो हमने दिखाया कि जो इन्फ्लेमेशन को चेंज करने की क्षमता हर्बल मेडिसिन में है वो उतनी सिंथेटिक ड्रग्स में नहीं है। स्वामी जी, अगली स्टडी जो है वहाँ हमने काम किया था वुंड हीलिंग के बारे में, जो घावों का भरना है वो कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। और डायबिटीज़ के केस में स्वामी जी, जितने लोगों को डायबिटीज़ होता है उनके घाव बहुत हौले हौले भरते हैं, क्योंकि उनके अंदर शुगर कंटेंट ज़्यादा रहता है उनकी। तो इसीलिए जो वुंड हीलिंग, घाव क्यों नहीं भरते? जो बैक्टीरिया हैं उनको खाने के लिए शुगर मिलती रहती है। हाँ, वो स्वामी, तो वो खा पी करके मस्त बने रहते हैं, मरते ही नहीं हो, तो घाव भरता नहीं। हाँ समझो। और हीलिंग भी, जो नेचुरल हीलिंग है वो भी स्लो हो जाती है, सेल्स वहाँ पहुँचते नहीं है जितना भी रिपेयर करना होता है। तो समझिए हमने उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट यहाँ किए, और यहाँ बड़ा बेसिक सा बहुत क्यूट सा एक्सपेरिमेंट किया कि हमने सेल्स को एक प्लेट में ग्रो किया और एक छोटी सी निडल लेके उन सेल्स के ऊपर एक स्क्रैच खींच दी, एक लाइन खींच दी। एक लाइन खींच के उस लाइन के ऊपर जितने सेल्स थे वो तो उस स्क्रैच से हट गए, और फिर हमने ये देखा कि उस स्क्रैच को भरने के लिए वो सेल्स कितना टाइम लगा रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। इसको समझिए हम स्क्रैच ऐसे ही कहते हैं। इसमें देखते हैं कि अगर टोटल सेल्स जो इस स्क्रैच तक पहुंच के उसको दोबारा भर रहे हैं, वो ये बताएंगे कि घाव किस स्पीड से बढ़ेगा। तो इस वुंड हीलिंग एक्सपेरिमेंट में स्वामी जी, आप जो लेफ्ट में देख रहे हैं, जो बीच में नाली दिख रही है खिंची हुई, वो एक्चुअली वो स्क्रैच है। और वो जो स्क्रैच है वो मेटफॉर्मिन ने बिल्कुल भी स्वामी जी, मतलब 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक मेटफॉर्मिन उस पूरे प्रोसेस को रेगुलेट नहीं कर पाया। मेटफॉर्मिन की प्रेजेंस से वुंड हीलिंग नहीं हुई। बट जब आप ये डालते हैं मधु ग्रिड, तो मधु ग्रिड ने स्वामी जी टाइम डिपेंडेंट और डोज डिपेंडेंट दोनों तरीके से उन घावों को भरा और उनकी सेल्स के माइग्रेशन के रेट को डबल से ट्रिपल कर दिया। ये टाइम एंड डोज डिपेंडेंट तरीके से जो बार बार बोल रहे हैं ना, कितने समय तक औषधि लेने से उसका इफेक्ट आता है,
एफिकेसी आपने कोरोना में खूब सुना, एफिकेसी, उस दवाई को कितने समय तक कितनी मात्रा में, इसलिए तो आपको बोलते हैं ना 1 गोली खाओ 2 गोली खाओ, तो वो उतनी मात्रा में ही खाने पर असर करता है, उससे बहुत ज़्यादा कम खाओगे तो असर नहीं आता। ज़्यादा खाने पर एलोपैथी की दवाइयों के तो बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं, एलोपैथी की दवा के तो बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं, आयुर्वेद की दवा से बस खाली गर्मी हो जाती है, और जितना मनुष्य को देते हैं उससे कितने गुने तक हम लोग, 28 गुना तक स्वामी जी। 28 गुना तक जो आपको दवाई देते हैं उसकी 28 गुना तक डोज देने पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए 100% सेफ करके आपको दवाइयाँ देते हैं 28 गुना तक, 28 गुना। मैं इसलिए ज़्यादा बीमारी हो जाती है तो 4 बार दवाई कर देता हूँ और कहता हूँ बस एक ही दिक्कत होगी, थोड़ा बहुत कभी गर्मी लग सकती है, क्योंकि जब चीज़ दवाइयों में, तो आप उसको सौंफ के पानी, एलोवेरा के जूस या लौकी के जूस से ले लो, तो जब ज़्यादा रोग बढ़ जाता है तो 4 बार भी करते हैं। तो टाइम और डोज डिपेंडेंट, ये बार बार जो शब्द बोल रहे थे उसको मैंने एक्सप्लेन किया जी। नेक्स्ट, तो मेटफॉर्मिन से कोई इन्फ्लेमेशन कम नहीं हुआ, कोई हुआ तो बहुत थोड़ा हुआ, और घाव तो बिल्कुल नहीं भरा, जो केवल मधुग्रिट से ही भरा। और जो स्वामी जी डायबिटीज़ की एक वेरी वेरी वेल नोन कॉम्प्लिकेशन है कि डायबिटिक लोगों के घाव खुले रहते हैं, उन्हें भरने में बहुत टाइम लगता है। तो ये जो औषधि है ये डायबिटीज़ को कंट्रोल कर ही रही है, इन्फ्लेमेशन को भी कंट्रोल कर रही है, और वुंड हीलिंग को भी फास्ट कर रही है। तो जो तीनों तरीके हैं वो उन्होंने अच्छे से इसमें हमने देखे स्वामी जी। अब स्वामी जी हम जाते हैं एक नए क्यूट से एनिमल की तरफ जिसका नाम है सी एलिगेंस। तो थोड़ा आज मैं स्वामी जी उसके बारे में इंट्रोड्यूस करूँगा। तो सी एलिगेंस पूरा नाम इसका है सीनोर हेपेटाइटिस एलिगेंस। तो चूंकि सी एलिगेंस जो है ना, इनके ऊपर कोई भी दवाई का परिणाम बहुत जल्दी आ जाता है, ये बहुत फास्ट रिजल्ट देने वाला मॉडल है एनिमल्स में। सी एलिगेंस ये स्वामी जी केंचुए के छोटे भाई हैं, आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, माइक्रोस्कोप से देखने होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, और लगभग इनका लाइफ साइकिल 21 दिन का होता है। तो 21 दिन के अंदर एक नई पौध इनकी आ जाती है, तो स्पीड बहुत तेज हो जाती है। और सबसे खास बात यह है कि इनके अंदर ऐसे, इनके ऊपर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एजिंग के लिए, दवा के तो रोग डिजीज़ के तौर पर, परिणाम के तौर पर, तो आपको बहुत जल्दी, क्योंकि जिसका लाइफ साइकिल 100 साल का हो तो उसके ऊपर तो आपको एक्सपेरिमेंट करने में 100 साल लग जाएंगे। तो इनमें कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जल्दी परिणाम सामने आ जाते हैं। हाँ स्वामी जी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आदमियों में, इंसानों में और सी एलिगेंस के अंदर बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस कंजर्व्ड हैं। मतलब जिस तरीके से सी एलिगेंस रिस्पॉन्ड करता है अलग अलग चीज़ों को, उसी तरीके से हम लोग भी रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हमारी बॉडी के साथ उसकी जो कार्य पद्धति है वो काफ़ी मैच करती है बेसल लेवल पर स्वामी जी। इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं। और एक स्वामी जी थोड़ा सा ये वीडियो है जो स्क्रीन पर दिख रहा है कि सी एलिगेंस ये ऐसा दिखता है स्वामी जी, ये जो आप देख रहे हैं इधर ब्लैक कलर का स्वामी जी, ये रेस्पॉन्ड करता है बड़ा अच्छे से किसी भी स्टिमुलाई को, और ये देखने में बहुत शानदार और लचकदार तरीके से चलता है। इसकी चाल में एक लोच है, एलिगेंस है, इसलिए इसका नाम एलिगेंस है। तो ये सी एलिगेंस आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, एक छोटा सा पिन के साथ आप जब इसको जब करते हैं टच तो ये वापस भाग रहा था। जो ब्लैक कलर का वर्म है वो छोटे एम्पलीफिकेशन में है, और राइट हैंड साइड पे जो आप देख रहे हैं वो हायर मैग्नीफिकेशन इमेज है, जहाँ इसके पूरी बॉडी के आंतें, अंडे, ब्रेन, वो सब कंपोनेंट आप नंगी आंखों से देख पाते हैं बगैर किसी डाई के साथ। तो ये एक अच्छा मॉडल इसलिए बन जाता है। अब हमने इसमें क्या किया स्वामी जी, इसमें हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। हमने सी एलिगेंस का ये देखने का प्रयास किया कि अगर इसको हम हाई ग्लूकोज में रखें तो इसके अंदर किस टाइप के चेंजेस आ सकते हैं। हमने देखा जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज था तो इसका बिहेवियर थोड़ा सा अलग हो गया। हाई ग्लूकोज पे वर्म जो नॉर्मल चल रहा था उसने गोल गोल घूमना शुरू कर दिया, जिसको स्वामी जी हम कर्लिंग कहते हैं। और कर्लिंग ये बताता है कि वर्म जो है सी एलिगेंस है वो स्ट्रेस में आया हुआ है, तो स्ट्रेस इसका एक प्राइमरी एंड पॉइंट बन जाता है। फिर हमने देखा कि हाई ग्लूकोज की वजह से क्या इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाता है, क्या इसके अंदर फैट का डिपोजिशन बढ़ जाता है, क्या इसके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है। और अगर इतनी चीज़ें अगर हो रही हैं तो क्या जो उनकी संतति है, जो इनके बच्चे हैं, जो इनके अंडे पे आ रहे हैं, क्या उसका स्पीड भी कम हो रहा है। तो अगर पूरा स्ट्रेस है तो ब्रूट साइज वो भी कम हो जाएगा। तो कुल मिला के हमने 6 अलग अलग एक्सपेरिमेंट सी एलिगेंस के साथ किए, जहाँ हमने मधुग्रुट को इस्तेमाल किया था स्वामी जी। तो ये डेटा जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये कर्लिंग के बारे में, कि जितने ज़्यादा वर्म्स हाई ग्लूकोज की वजह से कर्ल हो गए थे, गोल गोल घूम रहे थे, वो मधुग्रिट की वजह से लौट के वापस नॉर्मल आ गए। तो उनका बिहेवियर स्वामी जी नॉर्मल हो गया, पूरा बिहेवियर नॉर्मल हो गया।
शुगर का असर बेअसर हो गया। शुगर का असर बेअसर हो गया। हाई शुगर की वजह से उनमें कर्लिंग हो गई थी और मधुग्रिड के प्रेजेंस में जहाँ हाई ग्लूकोज भी था और मधुग्रिड भी था, वहाँ उनका कर्लिंग बिहेवियर नॉर्मल हो गया। उनका ब्रूड साइज, जो उनके बच्चे पैदा करने की स्पीड थी, जो कम हो गई थी हाई शुगर की वजह से, वो मेटिंग नहीं कर रहे थे, अब वो नॉर्मल हो गए थे। और हाई शुगर में आप सभी को पता है जो है मेल और फीमेल में सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, तो इसका मतलब वो भी नॉर्मल होने शुरू हो गए। नॉर्मल होने से। और ये जो देख रहे हैं स्वामी जी स्क्रीन पे, ये थोड़ा सा रंग बिरंगा डेटा है। इसमें हमने सी एलिगेंस के अंदर कुछ अलग अलग डाइस का इस्तेमाल किया जो टोटल अमाउंट ऑफ लिपिड्स को दिखाता है। तो स्वामी जी एक डाई होती है, इसको बोलते हैं नेचुरल रेड डाई, जो फैट को लेबल करता है। तो समझिए हमने क्या किया, इस चूँकि वर्म्स ट्रांसपेरेंट हैं, पारदर्शी हैं, तो हमने जब इनको हाई ग्लूकोज में रखा और उस डाई से स्टेन किया तो पूरा वर्म ग्रीन कलर का हो गया, जो आप दूसरा वाला देख पा रहे हैं स्वामी जी। जो दूसरा वर्म है वो बिल्कुल हाई ग्लूकोज की वजह से हाई अमाउंट ऑफ फैट को लेके बैठा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर फैट का सिंथेसिस बढ़ गया, जैसा कि डायबिटिक लोगों में पाया जाता है। और जब हम इन्हीं हाई ग्लूकोज कंडीशन में मधुग्रिड को लेकर आते हैं, तो मधुग्रिड ने अगेन डोज डिपेंडेंट तरीके से इस फैट डिपोजिशन को स्वामी जी कम किया। और इस एक्सपेरिमेंट में मेटफॉर्मिन की एफिकेसी मधुग्रिड के मुकाबले कम पाई गई। तो जो फैट डिपोजिशन थे वो मधुग्रिड ने थोड़े से बेटर किए और हर एक डोज में डोज डिपेंडेंट तरीके से किए। और स्वामी जी लगभग 200-250 वर्म्स पे एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, लगभग सभी में सेम रिस्पॉन्स पाया गया। उसके बाद स्वामी हमने इसमें नापा कि टोटल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज कितना है, जो ग्लूकोज पूरा वर्म एब्जॉर्ब कर रहा है उसका कंसंट्रेशन कितना है, और हाई ग्लूकोज की वजह से जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, जो हम कोलेस्ट्रॉल वाले पाथवे में नापते हैं, जो लिपिड प्रोफाइल में नापा जाता है, तो ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी जो ग्लूकोज की वजह से बढ़ा था वो मधुग्रिड ने अच्छे से कम किया था। सेम थिंग गोज फॉर द ग्लूकोज टू। अब उसके बाद हमने देखा कि जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होता है और हाई ग्लूकोज रहती है तो पूरी सेल्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चली जाती हैं। जब बहुत सारे मार्कर ऐसे हैं जो स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, अलग अलग टाइप के ऑक्सीडेटिव रेस्पॉन्सेज हैं वो बढ़ जाते हैं। वो भी हमने देखा स्वामी जी कि जो रॉस है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, और लिपिड परऑक्सीडेशन, दो बड़े पैरामीटर्स हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बताते हैं। जब ये बड़े होते हैं तो सेल हेल्दी नहीं रहती। तो हेल्थ के, सेलुलर हेल्थ के ये पैरामीटर जब सी एलिगेंस के अंदर हाई ग्लूकोज की वजह से बड़े थे, उस ऐसी कंडीशन में मधुग्रिड ने भी स्वामी जी इनको अच्छे तरीके से कंट्रोल किया, बाकी नॉर्मलाइज किया, और ऐसे वर्म जो हाई ग्लूकोज में थे वो नॉर्मलाइज हो गए और वो दिखा कि उनके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी वापस लौट के आ गई थी स्वामी जी। और ये सब काम जो हमने किए स्वामी जी, फिर चूँकि जैसा आप कहते हैं कर्म की ध्वनि दूर तक जानी चाहिए, और वैज्ञानिक कर्म स्वामी जी साइंटिफिक रिसर्च के साथ पब्लिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। स्वामी जी ये बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष और गर्व है कि फ्रंटियर्स इन एंडोक्राइनोलॉजी, जो क्लिनिकल रिसर्च का एक बड़ा जर्नल है जो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में ही पेपर छापता है, उसमें हमारा ये रिसर्च मधुग्रिड का पब्लिश हुआ है स्वामी जी। हर्बल रिसर्च का ऐसा वाला प्रमाण इस जर्नल में शायद पहली बार छपा है, जब हमने बताया कि एंडोक्राइनोलॉजी के मॉडिफिकेशन एक हर्बल मेडिसिन कर सकती है। और स्वामी जी वो जो है वो सामने अभी स्क्रीन पे है। ये वर्क अभी कुछ दिन पहले ही प्रेस में आया है, और इसके रिव्यूज़, इसके फीडबैक स्वामी जी जो हमारा साइंटिफिक नेटवर्क है इसमें बहुत दूर तक है, और काफ़ी लोग इसके बारे में वहाँ डिस्कस कर रहे हैं। और ये स्वामी जी बड़ा जर्नल है, इसका इम्पैक्ट फैक्टर लगभग 7 है, और जो ये बताता है कि जर्नल की क्वालिटी कैसी है, इसमें पब्लिश करना कितना चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट है। तो समझिए दिस कम्स टू द कंक्लूजन कि मधुग्रिड और अदर कंपोनेंट ऑफ मधुनाशनी डायबिटीज़ को मॉडिफाई करने में इफ़ेक्टिव दिखे हैं, और प्री क्लिनिकल स्टडीज़ ने ये बताया है कि बहुत सारे ऐसे पैरामीटर हैं जो डायबिटीज़ रिलेटेड हैं, उसको मधुग्रिड और मधुनाशनी के कंपोनेंट मॉडिफाई कर सकते हैं। और इन सब केस में जो हमारे कंपैरेटिव ड्रग्स हैं, मेटफॉर्मिन या 2 अलग जो हम ट्राई भी करते हैं, उस केस में स्वामी जी हर जगह हमने 11 से 12 स्टडीज़ की, सब जगह मधुग्रिड या तो नॉन इन्फीरियर था या फिर सुपीरियर था मेटफॉर्मिन या सीटाग्लिप्टिन के मुकाबले, जो एक स्वामी जी बड़ी बात है, क्योंकि जो मोड ऑफ एक्शंस हैं वो थोड़े से अलग अलग टाइप के हैं।